हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। कल भी मैंने यही वीडियो बनाया था, लेकिन उसको मैं वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए आज मैं इसका नया वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको थोड़ा मैंने मॉडिफिकेशन भी किया है, पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? सबसे पहले हम प्रस्तावना को समझेंगे, क्या होता है ये। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता तीन सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी संविधान की हम ठीक है। अब हम देखेंगे कि उद्देशिका की प्रकृति क्या क्या है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसकी प्रकृति क्या है। ये संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि यह राज्यों के तीनों अंगों को कोई शक्ति नहीं देती है। राज्य के तीन अंग कौन कौन से होते हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। इसको कोई डायरेक्ट ये आदेश नहीं देते इस तरीका। वे अपनी शक्तियां संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये शक्ति पर कोई रोक भी नहीं लगाती। ये न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई रोक भी नहीं लगाती है। संविधान के किसी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती। संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें संघर्ष होने पर अनुच्छेद को वरीयता मिलेगी, ऐसा है। नेक्स्ट, न्यायालय में इसके आधार पर कोई वाद नहीं लाया जा सकता है, ना ही इसे लागू कर सकते हैं। ये उद्देशिका की प्रकृति है। इस कारण इसे कई बार मात्र शोभात्मक आभूषण भी कहा जाता है। ठीक है, शोभात्मक आभूषण भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भी इसकी सीमित भूमिका मानता है। इसका प्रयोग संविधान में विद्यमान अस्पष्टता दूर करने हेतु किया जा सकता है। ठीक है, अस्पष्टता, अगर किसी चीज में अस्पष्टता आ रही है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है उद्देशिका का उद्देश्य क्या है। उद्देशिका ये बता दी कि संविधान जनता के लिए तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। मतलब जब इसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, इसकी शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग। तो इसमें क्या होता है? भारत के लोग सर्वोच्च है। दूसरा, उद्देशिका लोगों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रकट करती है। इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने में हो सकता है। ये जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना तथा पारित हुआ था। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। ठीक है, स्वतंत्र संप्रभु मतलब आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं भारत सरकार लेगी। संप्रभु क्या है? राज्य ही सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति है। वो घोषणा करती है कि राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा किसी बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करती है। ये संप्रभु होता है। नेक्स्ट, समाजवादी क्या होता है? भारतीय समाजवाद अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होना चाहिए। समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक माध्यमों से होनी चाहिए। ये शब्द भारत को एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित कर देता है। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्षता। इसका अर्थ लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता देना है। धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करना है। अन्य धर्मों के प्रति राज्य द्वारा तटस्थता बरतना ही धर्मनिरपेक्षता है। ऐसे राज्य किसी एक धर्म को प्रोत्साहन न देकर विभिन्न धर्मों के मध्य सहिष्णुता और सहयोग बढ़ाने का कार्य करे, और
ये एक कर्तव्य है जिसके पालन से विभिन्न धर्मों के बीच सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इसका लाभ यह है कि राज्य किसी धर्म के अधीन नहीं होता है, जैसे इस्लामिक गणतंत्र ईरान में इस्लाम गणतंत्र से अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। इस प्रकार राज्य विधि के समक्ष समता बरतते हैं तथा नागरिकों के मध्य धार्मिक आधार पर विभेद नहीं करते, उनको समान अवसर भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार के राज्य धर्म विरोधी अथवा अधार्मिक न होकर धर्मनिरपेक्ष होते हैं। वे अपने नागरिकों को इच्छा अनुसार धर्म पालन का अधिकार देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 इससे संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। पंथ निरपेक्षता कोई उधार लिया गया शब्द नहीं है। भारतीय साहित्य में सर्वधर्म समभाव के आदर्श के रूप में यह मौजूद था। यहाँ धर्म पर आधारित विभेद का विरोध किया गया है, न कि राज्य का धर्म के संबंध में। जनतंत्र अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 326 में जनतंत्र संबंधित है। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? राज्य प्रमुख निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। नेक्स्ट, अब इससे क्या अपेक्षाएं रखी जाती है? न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के वे प्रकार है जो संविधान में भारतीय नागरिकों को देने की वकालत की गई है। एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। आर्टिकल 19 और 326। सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधि का उन्मूलन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 आता है। आर्थिक न्याय हेतु राज्य नीति निर्देशक तत्व प्रावधान किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से किस में आते हैं? भाग 4 में आते हैं नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। दूसरा आता है स्वतंत्रता। इसका अर्थ नागरिकों पर बाध्यकारी तथा बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। एक नागरिक द्वारा दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करना निषेधित है। नागरिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में तथा धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। समानता, स्तर तथा अवसरों की समानता स्थापित करना अनुच्छेद 14 से 18 के वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता के अधिकार से संबंधित है, इसमें बताया गया है। बंधुत्व, भारतीय नागरिकों के मध्य बंधुत्व की भावना स्थापित करना, क्योंकि इसके बिना देश में एकता स्थापित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो इस पे बनाया गया था। इससे संबंधित बहुत सारे मुद्दे भी आते हैं, जैसे भारतीय संविधान की उद्देशिका को 42वें संविधान संशोधन के तहत उसमें संशोधन किया गया था। इससे संबंधित बहुत सारे केस भी है, जैसे शंकरी प्रसाद केस है, गोलकनाथ केस है। गोलकनाथ केस कब आया था? गोलकनाथ केस आया था 1968 में। केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस है। केशवानंद भारती केस में भी इसमें दिया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे को, मतलब इसमें संविधान का आधारभूत ढांचा बताया था, है ना। मतलब किसी भी तरह का नकारात्मक संशोधन नहीं किया सकता है। और उन्होंने बोला था भारत के संविधान की उद्देशिका सहित किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और भी केस आए थे, जैसे मिनर्वा मिल्स केस आया था एक। मिनर्वा मिल्स ये 1980 में आया था। इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में समानता बताई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो की ये पीपीटी मैंने बनाई है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।